शादी के बाद मायका भूल जा। आरती की शादी नवीन के साथ हुई थी। आरती बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि नवीन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करता था। शादी की रात नवीन आरती से बोलता है, आरती, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दूंगा। तुम जानती नहीं कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ जी कि मुझे आपके जैसा जीवन साथी मिला है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। शादी से पहले भी आप मुझसे रोज पूछते थे कि मैंने खाना खाया या नहीं, या मेरी तबीयत कैसी है। अब तो तुम इस घर की सदस्य हो, इसीलिए तुम्हारा ख्याल हम सबको रखना होगा। मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे और वो तुम्हें कभी भी तुम्हारे मायके वालों की कमी महसूस नहीं होने देंगे। पता नहीं जी मेरी मम्मी ने खाना खाया होगा या नहीं। मैं सोच रही हूँ एक बार कॉल करके पूछ लूं। अरे आरती, अभी हम दोनों के मिलन की रात है। ऐसे इस समय में तुम मम्मी को कॉल करोगी तो कितना अजीब लगेगा। अभी तुम अपने मायके को भूल जाओ, बाद में बात कर लेना। आरती नवीन की बात मानकर अपने घर वालों को कॉल नहीं करती और उसके बाद दोनों थोड़ी देर बातें करके सो जाते हैं। अगली सुबह आरती रसोई में खाना बना रही होती है। सब्जी बनाते हुए वो तेल डालने के बाद जीरा डालती है और फिर प्याज डालने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सास आती है और कहती है, अरे ये क्या कर रही है बहू, रुक जा। कुछ नहीं कर रही माँ जी, बस सब्जी तो बना रही हूँ। बहू, हमारे यहाँ जीरे के बाद लहसुन अदरक डाला जाता है और उसके बाद प्याज डाला जाता है। माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे मायके में जीरे के बाद पहले प्याज डालते हैं फिर लहसुन अदरक डालते हैं। अब तेरी शादी हो गई है, अब तू अपने मायके को भूल जा और जो यहाँ होता है उस बात पर ध्यान रख। अब तो यही घर तेरा घर है, मायके से तो तू पराई हो गई है ना। आरती कुछ नहीं कहती और खामोशी से जैसे उसकी सास बताती है वैसे ही खाना बनाकर तैयार कर देती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन आरती अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे इस घर में आए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं पगफेरे के लिए अपने मायके नहीं गई हूँ। तो क्या मैं आज नवीन जी के साथ अपने मायके चली जाऊँ? आज उनकी छुट्टी है। कैसी बातें कर रही है बहू, शादी के बाद अब अपना मायका भूल जा। क्या करेगी वहाँ जाकर? बस जाएगी 2-3 घंटे में और वापस आ जाएगी। अब तो यही तेरा घर है और इसे ही तुझे संभालना है। माँ जी रस्म होती है, जाना तो पड़ता है ना। प्लीज जाने दीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अब कौशल्या को बहुत बुरा लगता है। वो आरती को मायके नहीं भेजना चाहती थी लेकिन फिर भी वो उसे भेज देती है। लेकिन जैसे ही आरती को मायके आए हुए 2 घंटे हुए थे कि कौशल्या उसे फोन करके बोलती है, आरती, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी अपने मायके मत जा। शादी के बाद मायके को भूल जा। यहाँ कुछ पड़ोसने तेरी मुंह दिखाई करने के लिए आई हैं। अब क्या घूंघट करके उनके आगे मैं बैठ जाऊं? माफ कर दीजिए माँ जी, मैं बस आ ही रही हूँ। मैं आधे घंटे के अंदर घर पहुँच जाऊंगी। अब आरती वापस नवीन के साथ अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही अब आरती और नवीन की शादी को 1 महीना हो गया था। वो कभी कभी अपनी माँ से फोन पर बात कर लिया करती थी। एक दिन जब वो कमरे में अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी तो उसकी माँ कहती है, कैसी है आरती बेटा, ससुराल में सब ठीक तो है ना? वो तेरा अच्छे से ध्यान रखते हैं ना? मुझे तेरी बहुत चिंता सताती है। तू शादी के इतने महीनों के बाद भी हमसे मिलने नहीं आई। तुझे हमारी याद नहीं आती क्या? माँ, एक साथ इतने सारे सवाल पूछोगी तो सबका जवाब कैसे दे पाऊंगी? मुझे बहुत याद आती है आप लोगों की, लेकिन क्या करूँ, ससुराल की जिम्मेदारियां भी तो हैं। ये लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बेटा, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए आजा। जब से तू गई है ये घर सूना हो गया है। तू आएगी तो हमारा भी मन लग जाएगा। आरती इस बात को अच्छे से जानती थी कि उसकी सास उसे मायके नहीं जाने देगी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और बात को घुमा देती है और कॉल कट कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन आरती की माँ का रोते हुए कॉल आता है और वो कहती है, आरती बेटा जल्दी से आजा, तेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में है। आरती ये बात सुनती है और तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उस समय कौशल्या घर पर नहीं थी और पड़ोस में थी। वो कौशल्या को कॉल करती है लेकिन कौशल्या फोन नहीं उठाती और अपनी पड़ोसन से कहती है, मेरी बहू ने 3 कॉल कर दिए हैं, जरूर मायके जाने के बारे में पूछ रही होगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने इसे कितनी बार बोला है कि शादी के बाद मायका भूल जा, लेकिन ये मेरी बात सुनकर राजी ही नहीं है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है कौशल्या, अगर अभी से अपनी बहू को ज्यादा ढील दे देगी तो फिर वो तेरे हाथ से निकल जाएगी और आए दिन मायके ही पड़ी रहेगी। अरे ऐसे कैसे? जब से शादी हुई है तब से मैंने बहू को सिर्फ एक ही बार मायके जाने दिया है और आगे भी यही करूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी सुननी पड़ेगी उसको। दूसरी तरफ आरती बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसकी सास कॉल नहीं उठा रही थी। अब वो बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती है। जब कौशल्या घर आती है तो देखती है कि आरती घर पर नहीं थी। वो नवीन से पूछती है, नवीन, आरती कहाँ है? तुझे कुछ बता कर गई है क्या? नहीं माँ, आरती मुझे तो कुछ भी नहीं बता कर गई। मैं अभी 10-15 मिनट पहले ऑफिस से आया हूँ। आने दो इस लड़की को,
अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और अभी से इसके इतने पढ़ निकल आए कि हमसे बिना इजाजत लिए इधर उधर घूमने लगी। कुछ ही देर बाद जब आरती घर आती है तो उसके घर आते ही कौशल्या उसे सुनाने लगती है और कहती है, कहाँ गई थी आरती? माँ जी, दरअसल बात यह है कि मैं अपने मायके। इतना सुनते ही उसका पारा सर पर चढ़ जाता है और वो कहती है, बहू एक काम कर, अपना सामान बांध ले और निकल जाए इस घर से। अगर तेरे मायके का मोह खत्म नहीं हो रहा तो तुझे कितनी बार बोला कि शादी के बाद मायका भूल जा, लेकिन ये बात सुनना तो दूर, तू ये भी ध्यान रखना भूल गई कि कम से कम जाने से पहले हमसे पूछ तो लेती। अब कौशल्या की इस बात को आरती बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि एक तरफ वो इतना सब कुछ झेल रही थी और दूसरी तरफ कौशल्या को सिर्फ अपनी जिद की पड़ी थी। अब आरती पहली बार अपनी सास को जवाब देती है, माँ जी एक बात बताइए, क्या 7 फेरे लेने से मायके से रिश्ते खत्म हो जाते हैं? क्या वो लोग पराये हो जाते हैं? एक लड़के का फेरा लेने के बाद अपने घर वालों से रिश्ता खत्म नहीं होता तो एक लड़की का रिश्ता क्यों खत्म हो जाता है? आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं मायके क्यों गई, जबकि सच बात यह है कि मैंने नवीन जी को भी कॉल किया था, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल था और आप मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था और मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। क्या समधी जी को दिल का दौरा पड़ा था? हाँ माँ जी, लेकिन आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछने और मेरी सुनने की जगह सीधा मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोगों को तो ये लगता है कि शादी के बाद मायके भूल जा, क्योंकि एक लड़की का मायके के प्रति कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अगर यही आपका बेटा आपके साथ करता तो आपको कैसा लगता? दोनों की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहू से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने मुझसे यही कहा था कि शादी के बाद तुझे सख्ती से रखूं और ज्यादा मायके न जाने दूं। मैंने कभी तेरे दिल की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, जबकि सच बात तो ये है कि मैं खुद अपने मायके वालों को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मुझे भी माफ कर दो आरती, तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया था मैंने, लेकिन मैंने तुम्हारा ध्यान तो रखा पर तुम्हारी भावनाओं का नहीं। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब नवीन और कौशल्या दोनों ही आरती के माता पिता से मिलने के लिए अस्पताल जाते हैं और अब आरती को कुछ दिन के लिए मायके ठहरने के लिए छोड़ देते हैं। कौशल्या और नवीन को समझ में आता है कि एक बेटी की उसके मायके के प्रति क्या भावना होती है और फिर वो कभी भी नहीं कहते कि शादी के बाद मायका भूल जा। रोशनी रसोई में खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी उसकी माँ उर्मिला वहाँ आती है। हे राम, इस लड़की ने सारी सब्जी जला दी। मैंने इसे गैस बंद करने भेजा था और इस लड़की को देखो वीडियो कॉल पर बात करने की पड़ी है। ओ सॉरी माँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई। ध्यान देगी भी कैसे, सारा ध्यान तो तेरा उस सुमित्रा के बेटे अर्जुन पर रहता है। अरे 24 साल की हो गई लेकिन तुझे अभी तक चाय बनानी भी नहीं आती, फिर ससुराल में जाकर खाना कैसे बनाएगी? रोशनी अपने पड़ोस में ही रहने वाले अर्जुन से प्यार करती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी, लेकिन रोशनी को खाना तक बनाना नहीं आता था। उसकी इस आदत से उसकी माँ काफी परेशान थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी भाभी के बनाए हुए खाने में कुछ न कुछ कमी निकालता रहता। ओफो, ये क्या भाभी, आज फिर से आपने इतनी पतली दाल बना दी, इसमें इतना पानी डाल दिया। अगर ऐसा ही है ना देवर जी, तो अब ब्याह करके अपने लिए कोई बीवी ले आओ, वही आकर बनाएगी तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान। सुमन गुस्से में अंदर चली जाती है। ओफो अर्जुन, तू अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाता ना, बेचारी को बेकार में ही सुना दिया। और ठीक ही कह रही है वो, अगर तुझे अच्छा खाना खाना है ना तो शादी कर ले, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है माँ, लड़की मैंने देख ली है, यहाँ 4 घर छोड़कर ही रहती है। वो अपनी उर्मिला आंटी की बेटी है ना, रोशनी। हे भगवान, तुझे वही आवारा लड़की पसंद आई, जब देखो तब तो वो बाहर घूमने जाती रहती है, तो फिर घर कब संभालेगी? माँ आप जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत समझदार और संस्कारी है। मैं तो कहता हूँ आप मेरी शादी उससे करवा दो, और उससे नहीं करवाओगी तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। फिर क्या था, सुमित्रा देवी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो रोशनी से उसकी शादी करवा देती है और ब्याह कर रोशनी अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जिसमें उसे हलवा बनाना होता है, तो वो कलाई में दर्द का बहाना बनाकर हलवा अपनी जेठानी से बनवा लेती है। इस तरह उसकी पहली रसोई की रस्म तो निकल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रोशनी घबरा रही थी। हे भगवान, मैं घर का बाकी सारा काम देख लूंगी, बस कोई मुझे खाना बनाने के लिए ना कहे बस। एक रोज उसकी जेठानी, रोशनी चलो जाओ रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाओ, कुछ ही देर में सब खाने के लिए आते ही होंगे। अच्छा तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना। हाँ चलो, इसी बहाने मुझे भी आज रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। ये कहकर रोशनी के जेठानी सुमन वहां से चली जाती है। रोशनी रसोई में जाती है
तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो घबरा कर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मुझे खाना बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। तभी तुझे कहती थी सीख ले, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ थी। माँ, मुझे डर लग रहा है और तुम हो कि मुझे अभी भी ताने देने में लगी हो। अच्छा चल, अब अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। मैं ही कुछ देर में खाना बनाकर तेरे घर के पीछे आती हूँ, तू रसोई की खिड़की से खाना पकड़ लेना। कुछ देर बाद उर्मिला खाना बनाकर ले जाती है और रसोई की खिड़की से रोशनी को पकड़ा देती है। ओह, थैंक यू सो मच माँ, तुसी ग्रेट हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा चल, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रोशनी सबको खाना बनाकर परोसती है तो इतना टेस्टी खाना खाकर उसकी सास उसकी खूब तारीफ करती है। बिल्कुल ठीक कहता था तू अर्जुन, रोशनी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, नहीं तो बड़ी बहू से तो आज तक इतना अच्छा खाना नहीं बना। बड़े ही अजीब है मेरे ससुराल वाले, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज तक इतने सालों से मैं इन्हें बनाकर खिला रही हूँ तो मेरी तारीफ तो एक बार भी नहीं की। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो आज से सुबह शाम की रसोई रोशनी संभाल लेगी और खाना वही बना देगी और घर के बाकी काम सुमन देख लेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। वैसे भी अब घर में दो दो बहुएं हो गई हैं तो वो अच्छे से सब संभाल लेंगी। छोटी बहू, तू कल से रसोई संभालेगी और बड़ी बहू तू घर के बाकी सब काम करेगी। अपनी सास का ये फरमान सुनकर तो रोशनी हैरान ही रह जाती है। फिर रात को वो अपने कमरे में बैठकर सारी सच्चाई अपने पति को बता देती है। यही सच है अर्जुन, वो सब खाना तो माँ ने बनाकर भेजा था। सच तो यह, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अब माँ जी ने रसोई की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, लेकिन मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाना बनाऊंगी कैसे। ओह गॉड रोशनी, ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो सीधे सीधे कह देती, लेकिन अब इस तरह तो तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने तो घर में सबसे तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी थी, लेकिन अब मैं क्या ही करूं? हाँ आइडिया, मैं माँ को सब सच बता देता हूँ, वो अपने आप तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा करके आप सारा भांडा फोड़ दो। आप टेंशन मत लो, जब तक मैं खाना बनाना नहीं सीख जाती ना तब तक मैं माँ से खाना मंगवा लिया करूंगी। अब तो ये रोज का ही हो गया। वो रोजाना ही अपने पति को कहकर चुपके से अपनी माँ के घर से खाना मंगवा लेती और सबको बिना कुछ बताए वो खाना परोसती। इस तरह सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। अब तो रोशनी को पका पकाए खाना मिल जाता तो वो सीखने की भी मेहनत नहीं करती। ऊपर से पड़ोस में मायका होने के कारण वो जब मर्जी उठकर वहां चली जाती। ऐसे ही सब चल रहा था। एक रोज घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो उसकी जेठानी उससे कहती है, रोशनी, मैं जल्दी से बाजार जाकर सब्जी ले आती हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। जी ठीक है भाभी। सुमन सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। उधर रोशनी लगातार अपनी माँ को फोन करे जा रही थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो सोई हुई होती है और रोशनी का फोन नहीं देख पाती। कुछ देर बाद सुमन बाजार से लौट आती है। क्या बात है रोशनी, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? रोशनी काफी घबरा जाती है और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, वो घर में कुछ सब्जी नहीं थी सिवाय इस करेले के। अब मेहमानों को करेले थोड़ी न खिलाएंगे, इसीलिए मैं आपके आने का, मेरा मतलब इस सब्जियों का इंतजार कर रही थी। आप जाइए, मैं खाना बना लूंगी। लेकिन सुमन को उस पर शक होता है और वो वहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब देख रही होती है। वो देखती है कि रोशनी लगातार फोन पर फोन मिलाई जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी माँ उठा लेती है। अरे यार, माँ कहाँ चली गई थी? पता है तब से कितने फोन कर रही थी। अच्छा अब जल्दी से ना कुछ अच्छा खाना बनाकर पकड़ा दो। वो क्या है ना, आज घर पर मेहमान आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं बना कर ले आती हूँ। लेकिन सुमन उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद रोशनी की माँ रसोई की खिड़की से उसे खाना पकड़ा कर जाती है। ओह, तो ये सारा माजरा है। देवरानी जी अपनी माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना हमें झूठ बोलकर खिलाती रही। अब इसका भांडा तो मुझे फोड़ना ही होगा। उस वक्त तो सुमन किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले दिन वो जानबूझकर अपनी सास को रसोई में बुलाकर लाती है। माँ जी, आप ना बहुत ही अच्छे राजमा बनाते हो, आप हमें भी वो रेसिपी बता दो ना। आज रात के लिए हम राजमा चावल बनाकर तैयार करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बताती जाती हूँ, तुम बनाती जाओ। ओह नो, अब ये दोनों रसोई में ही खड़ी रहेंगी तो फिर मेरा क्या होगा? अरे छोटी बहू, किस सोच में पड़ गई? चल चावल पकाने रख दे एक तरफ। रोशनी घबरा जाती है और फिर वो कुकर की जगह कढ़ाई निकालती है और उसमें कच्चे चावल बिना पानी के ही पकने को रख देती है। अरे ये क्या बहू, अनाड़ियों की तरह क्यों खाना बना रही हो? फिर वो रोने लग जाती है और अपनी सास को सब सच बता देती है। माँ जी, मैं तो ये खाना अपने पड़ोस के मायके से अपनी माँ से मंगवाती थी। सच तो ये है कि मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता।
देखा माँ जी, आप जिसकी इतनी तारीफ करते थे उसे तो ठीक से गैस तक जलाना नहीं आता। इसने अपने पड़ोस के मायके का खूब फायदा उठाया है अपनी माँ से खाना मंगवा कर। और आप हो कि आप तो बस मुझे ही ताने देते रहते थे। अपनी जेठानी की बात सुनकर रोशनी रोने लगती है। तभी उसकी सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, तू चुप कर, जब तेरी शादी हुई थी तो तुझे कौन सा खाना बनाना आता था? तूने भी तो बाद में अपने मायके जा जाकर ही धीरे धीरे सीखा था। और रोशनी बहू, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आज से मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। अब सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखाती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाती हैं।